नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है समाधान, जिसे लिखा है सुषमा मुनिंद्र जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों के साथ, और कहानी पर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीए कर रही ज्योति ऑफिस के लिए निकल रही थी कि इतने में फोन बजा। फोन उठाया। सेल फोन पर छोटी बहन शांति की पुकार। दीदी, प्रार्थना परेशान कर रही है। ज्योति खींच गई। दरअसल देर अगर हो जाती है तो चार्टर्ड अकाउंट जो उसके बॉस है, जिनके अंडर ज्योति आर्टिकलशिप कर रही है, वे अनुशासन पर लेक्चर देना शुरू कर देते थे। दीदी, तुम जानती हो ना कि कितनी विचित्र लड़की है यह प्रार्थना, फिर भी मुझे पर इल्ज़ाम कहती है। बुला लो अपने दीदी भैया सबको। रूंधे स्वर में शांति बोली। अचानक इस लड़की को क्या हो गया? मुझे कितना मानती थी। अच्छा रो मत, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अभी लौटते वक्त तुम्हारे पास आऊँगी। इतना कहकर स्कूटी स्टार्ट करके ज्योति ऑफिस के लिए निकल गई। शांति को पूना विद्यापीठ में एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया तो मम्मी पापा बहुत संतुष्ट हो गए कि चलो ज्योति भी पूना में रहती है और इस कारण शांति को वहाँ रहने खाने में आसानी हो जाएगी। शांति का पहला साल ठीक बीता। प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रावास में रहना होता है। द्वितीय वर्ष से अपने अलग रहने की व्यवस्था करनी होती है। ज्योति दो अन्य लड़कियों के साथ अपने ऑफिस के पास रहती थी। वहां से शांति का संस्थान 30 किलोमीटर दूर था। रोज यह दूरी तय करना असुविधाजनक था, इसलिए शांति ज्योति के साथ न रहकर प्रार्थना के साथ एक मकान शेयर करके विद्यापीठ के समीप रहने लगी। शुरुआती दिनों में सामंजस्य बना रहा। दीदी, मेरी तो ऐश है ऐश। मूवी, रेस्टोरेंट, ऑटो, कॉस्मेटिक्स, सबका पेमेंट प्रार्थना ही कर देती है। मुझे बिल्कुल खर्च नहीं करने देती। अभी एक दिन पहले मैंने इसका एटीएम का बैलेंस देखा दीदी, इसके अकाउंट में 90,000 रुपये थे। अमीर बाप की औलाद लगती है, इकलौती औलाद है। फिर जल्दी ही मतभेद उभर कर सामने आने लगे। शांति पड़ती तो प्रार्थना तेज आवाज में टीवी चला देती कि यह कार्यक्रम तो मुझे जरूर देखना है। शांति सोती तो प्रार्थना लाइट ऑन रखती कि उसे देर रात तक पढ़ना है। सहपाठियों को घर बुला लेती कि आज तो हमें हंगामा करना है। देर रात घर लौटती और शांति को दरवाज़ा खोलने के लिए आधी नींद से उठना पड़ता। इधर उसने एक लंबे बाल वाले लड़के से भी नज़दीकियां बढ़ा ली थी, जो अक्सर ही घर में आ धमकता। मकान मालकिन आपत्ति करती पर प्रार्थना को कोई फर्क न पड़ता। और अब शांति ज्योति या अपने माता पिता से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती। उस समय भी प्रार्थना उसकी हंसी उड़ाती। मम्मी पापा से कितना कंसल्ट करती हो, कब तक बेबी बनी रहोगी? मुझे देखो, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। मम्मी पापा ने आप पढ़ने भेजा है और तुम उनका पैसा बर्बाद कर रही हो प्रार्थना, शांति ने कहा तो प्रार्थना के तेवर बिगड़ जाते। उनका पैसा? तुम्हें जलन होती है क्या? इसलिए ना क्योंकि मेरा अकाउंट रिच रहता है। सुनो, मेरे अकाउंट में एक बार क्रेडिट होने के बाद में वो सब पैसा मेरा ही हो जाता है, इसलिए उड़ाती हो। तुमसे मतलब? तो जो जी चाहे करो, मुझे क्या करना है, कहकर शांति टाल देती। लेकिन अब टालना कठिन था। ज्योति ऑफिस से लौटते हुए शांति से मिलने घर गई। प्रार्थना ने वह उत्साह नहीं दिखाया जो उसके आने पर हमेशा दिखाती थी। औपचारिक बातों के बाद ज्योति मुद्दे पर आ गई। प्रार्थना, तुम दोनों में पहले तो अच्छी एडजस्टमेंट थी, फिर अब क्या हो गया? प्रार्थना बिल्कुल नहीं चौंकी, मानो जानती हो कि ज्योति यही कुछ कहने आई है। दीदी, प्रॉब्लम मुझे तो कुछ भी नहीं है, शांति को है प्रॉब्लम। यह ठीक से पढ़ नहीं पाती, जबकि मेडिकल पास करना सरल नहीं है। अब क्या करूं? इसे मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है तो अलग हो जाए। प्रार्थना ने इतना स्पष्ट कहा कि ज्योति चौंक ही गई। सोच लिया है? सोचना तो शांति को है, मुझे नहीं। अकेले रह लोगी? तुम्हारे पेरेंट्स पसंद करेंगे कि तुम अकेले रहो? वे क्या पसंद करते और क्या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, शांति कुछ दिन मेरे साथ रह लेगी। इस बीच तुम दोनों को सोचने का समय मिल जाएगा। फिर भी बात नहीं बनी, तब फिर देखेंगे। शांति तो मानो सारी तैयारी करके ज़रूरी सामान बांधे बैठी ही थी जाने के लिए। बात नहीं बनेगी दीदी। प्रार्थना इस मकान का
डिपॉजिट 30,000 हम दोनों ने मिलकर दिया था। मैं मकान छोड़ रही हूँ, तुम मुझे 15,000 दे दो, फिर तुम साथ में जिसे रखोगी उससे ले लेना। ज्योति से बात करते हुए प्रार्थना फिर भी कुछ नम्रता दिखा रही थी। शांति की यह बात सुनकर हिंसक हो गई। डिपॉजिट मुटल मकान मालकिन से मांगो, वह तो तब देगी जब तुम मकान छोड़ोगी। तो जाओ, मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे दो, मकान खाली हो जाएगा, तुम डिपॉजिट ले लेना, मेरे हिस्से का भी रख लेना। अंतिम वाक्य उसने जोर देकर पूरा किया। तो तुम, ज्योति ने बात को संभालते हुए कहा। शांति, चुप रहो ना, पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, प्रार्थना को भी कुछ सोचने का वक्त दे दो। ज्योति शांति को लेकर अपने फ्लैट में लौट आई। 30 किलोमीटर आने जाने में शांति त्रस्त हो जाती बुरी तरह, अक्सर क्लास मिस हो जाती। ज्योति का मकान मालिक शांति को रहने नहीं दे रहा था, ये बात और अलग थी। कहता, 3 लड़कियों की बात हुई थी तो तुम लोग 4-4 कैसे रह रही हो। विद्यापीठ के समीप फिलहाल कोई मकान खाली नहीं था, जो था उनका डिपॉजिट और किराया शांति अकेले तो नहीं दे सकती थी। फिर ज्योति ने समाधान निकाला, बोली, शांति, तुम्हारे पास प्रार्थना के घर का नंबर है? मैं उसके पेरेंट्स से बात करूं, वे उसे समझाएंगे। दीदी, मेरे पास तो नंबर नहीं है, वैसे वो उनके समझाने पर भी नहीं समझेगी, अपने पेरेंट्स से भी वो ठीक से व्यवहार नहीं करती है, उनके पास जाना भी नहीं चाहती है। कहती है एग्ज़ाम होते ही तुम लोग घर भागते हो, जबकि मेरा तो जी करता है यहीं रहकर आवारागर्दी करूं, पैसे उड़ाऊं, ऐश करूं। कहती है कि वह मम्मी पापा से एक कॉल में खूब पैसा निकलवा सकती है। बड़ी विचित्र बात है। शांति, तुम्हें यह लड़की मानसिक रूप से परेशान नहीं लगती? परेशान? ड्रैक्युला लगती है, ड्रैक्युला। कितना सताया है उसने। मैं तो 15,000 रुपये लेकर ही रहूँगी वापस। हाँ शांति, ये तो सही है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी तो है नहीं कि हम इतने सारे पैसे छोड़ दें उसे, लेकिन पहले विश्वास में लेना होगा। ऐंठ दिखाने से तो पैसे नहीं मिलेंगे। मुझसे फिर भी ठीक से बात करती है, लेकिन तुम्हारी तो सूरत देखकर भड़क जाती है। मैं कभी अकेले जाकर बात करूँगी, शायद दे देगी। फिर ज्योति एक दिन अकेले ही प्रार्थना से मिलने चली गई। प्रार्थना एक अलग भाव से मिली। लगता था जैसे खूब रोई है और अपना रोना छिपाना चाहती है। कैसी हो प्रार्थना? गर्दन को थोड़ा सा हिलाकर उसने अपने ठीक होने का भाव व्यक्त किया। कमरे का क्या हाल बना रखा है? प्रार्थना ने उपेक्षित नज़र बेड पर डाली, फिर चादर जरा सी ठीक की, फिर बोली, बैठिए दीदी। प्रार्थना, तुम अकेले रह रही हो, मुझे चिंता होती है। तुम्हारे पापा को नहीं होती क्या? वे तो खुद अकेले। नहीं, कुछ नहीं। ज्योति ने देखा प्रार्थना कुछ कहते कहते अपने आप को रोक रही है। ज्योति का दिल भर आया। लड़की छोटी तो है, उसकी छोटी बहन शांति जैसी। वह कुछ देर प्रार्थना के उतरे हुए चेहरे को परखती रही, देखती रही, फिर नरमाई से बोली, मुझे लगता है तुम कुछ परेशान हो। तुमने मुझे दीदी कहा है ना, बता देने से मन हल्का हो जाता है। तुम अपने परेशानी मुझे बता दो, मुझ पर भरोसा करो। प्रार्थना ने एक ठहरी नज़र से ज्योति को देखा। उसका शांति से तालमेल नहीं बैठ रहा था, पर ज्योति का लिहाज करना उसने शायद अभी तक छोड़ा नहीं था। भरोसा तो मैं दीदी किसी पर भी नहीं करती, मेरे पेरेंट्स पर भी नहीं। पर हाँ, आपको मैंने दीदी कहा है, इसलिए बता देती हूँ, मेरे पेरेंट्स डाइवोर्सी हैं और इसी बात से मैं सचमुच परेशान हूँ। ओह दीदी, मेरा सच जानने पर लोग इसी तरह अफसोस से ओह करते हैं, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मैं औरों से अलग हूँ। नहीं तो? अलग नहीं, तुम तो सामान्य लड़की हो। नहीं हूँ, जानती हैं। जब शांति आपसे या अपने पेरेंट्स से बहुत खुश होकर बड़े प्यार से फ़ोन पर बात करती है ना, तब मुझे लगता है कि मैं उसका सिर फोड़ दूँ कि ये सुखी क्यों है। जी चाहता है कि मेज़ उलट दूँ कि मैं सुखी क्यों नहीं। और बस यही विचार आने पर मैं उसे सताने लगती हूँ। मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान रहे। तो शांति के बिना तुम सुखी हो अब? एक सुखी लड़की मेरे सामने नहीं है, यह एहसास ही मुझे सुख देता है दीदी। प्रार्थना, मुझे लगता है इस तरह तुम खुद को कॉम्प्लिकेटेड बना लोगी। अभी तो तुम पढ़ रही हो, अभी ही तुम्हारे सामने इतनी अड़चने हैं। देखो, आगे शादीशुदा जीवन में भी अगर तुम इसी तरह से सोचती रही तो तुम्हारी अड़चनें और बढ़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। तुम खुद को बदलो ना। प्रार्थना का बोझिल स्वर शुष्क हो गया, वह तन कर बैठ गई। मुझे शादी से नफरत है दीदी, मैं नहीं करने वाली शादी। मेरे पेरेंट्स की भी लव मैरिज थी,
दोनों डॉक्टर हैं। अब देखिए हाल उनका। मुझे लगता है शादी एक जुए की तरह है जिसमें केवल पति पत्नी ही नहीं उनके बच्चे भी चले जाते हैं। मैं शादी कभी नहीं करूँगी। कहते कहते उसका रोका हुआ रुदन फूट पड़ा। चीख चिल्लाकर उपद्रव करने वाली तेज स्वभाव की यह लड़की रो सकती है? ज्योति ने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसका रोना भी उसे अस्वाभाविक बल्कि पाखंड की तरह ही लग रहा था। ज्योति को लगा इस वक्त पैसे की बात करना क्रूरता होगी। ज्योति आक्रांत सी बैठी रही, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रार्थना को सांत्वना दे। उसने उसे जी भरकर रो लेने दिया। कुछ देर के बाद बोली, परेशान हो? सचमुच परेशान हूँ। अभी तक मैं सहती रही, पर अब मुझे फैसला लेना है। मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ यह सोच सोच कर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अब तक कहाँ रहती रही तुम? दीदी, बालिग होने तक तो मैं मम्मी की कस्टडी में रही और नियम के अनुसार पापा से मिलने जाया करती थी। अब मैं बालिग हूँ और जहाँ चाहे रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो कभी मम्मी के घर में रहती हूँ, कभी पापा के घर में। मेरा पापा के घर में रहना मम्मी पसंद नहीं करती। वे मुझ पर दबाव बना रही हैं कि मैं पापा से सारे संबंध तोड़ लूँ। मैं पापा के घर में रहती हूँ तो वे निराश होने लगते हैं। अब तो साफ कह दिया है कि मैं या तो पापा को चुन लूँ या उन्हें। दीदी, ये डिवोर्स ही हम बच्चों से क्यों नहीं पूछते कि हम क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों से मिलकर बनी हूँ, फिर किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं जब घर जाती हूँ तब कभी मम्मी के साथ या कभी पापा के साथ रह लेती हूँ। इस तरह दो हिस्सों में बंटकर रहना मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। फिर भी ठीक ही चल रहा था अब तक, लेकिन अब तो फैसला करना है, किसी एक को चुनना है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैसला होगा। ज्योति के मन में आया था इसका रोना पाखंड नहीं था, यह सचमुच ही आंतरिक पीड़ा से गुजर रही है। तो प्रार्थना, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी? मैं कुछ नहीं जानती दीदी, आप बताइए। पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछती हूँ कि मम्मी पापा दोनों में से गलती अधिक किसकी रही? यदि कहें तो गलती पापा की अधिक थी। मम्मी अपनी जगह सही होती थी। वे पापा से अधिक सक्षम और शानदार पर्सनैलिटी वाली हैं। और यही बात पापा को बर्दाश्त नहीं होती थी। वे अक्सर मम्मी को अपमानित कर देते थे। तब मुझे भी लगता था कि मम्मी इतना अपमान सहन ही क्यों करती है। अब लगता है जैसी भी थी वही ज़िंदगी अच्छी थी। तब मुझे भी लगता था कि माँ के टैलेंट और एनर्जी का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। पर अब सोचती हूँ कि अपना काम छोड़कर माँ अगर घर में रहती तो शायद उनमें तलाक ना होता। दीदी, आप मुझे स्वार्थी कह लीजिए, पर मैं जिस मानसिक तनाव से गुजरी हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तब तो हम तीनों एक घर में रहते थे। अब हमारे दो घर हैं। जो घर कभी हम तीनों का था वह पापा का घर हो गया है। मम्मी छोटे घर में रहने चली आई। कभी हमारा किचन भी भरा पूरा होता था। वह भरा पूरा किचन पापा के घर में छूट गया। छुट्टियों में मैं कभी माँ माँ के घर में रहती हूँ तो कभी पापा के घर में। अब तय करना है कि किस घर में हमेशा के लिए रहूँ। लगता है जो भी फैसला लूँगी गलत ही होगा, और जो फैसला नहीं लूँगी वो भी गलत ही होगा। दो गलत फैसलों में एक को चुनना है। बताइए मैं क्या करूं? मैं तो दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं और मैं दोनों को प्यार करती हूँ। वे आपस में जैसे भी हैं, उनका आपस में जो भी रिलेशन है, लेकिन वे दोनों मुझे प्यार करते हैं। बल्कि अपने पक्ष में करने के लिए दोनों आवश्यकता से अधिक पैसे भेजते रहते हैं। मैं तो इसी घमंड में भरी रहती थी कि मैं कितनी खास हूँ। अब लग रहा है कि मुझे कठिन परिस्थिति में डाल दिया हम लोगों ने। तो ये है इसके असहिष्णु होते हुए विद्रोही होते जाने की वजह। यह सचमुच बड़ी कठिन स्थिति से गुजर रही है, जबकि दोष इसका कुछ भी नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके माता पिता आपसी शत्रुता में डूबे रहे और जानना ही नहीं चाहा कि इसके विकास क्रम में क्या बाधा आ रही है। चिड़चिड़ी इतनी हो चुकी है कि दूसरों को खुश और सुखी देखकर क्रूर होने लगती है। इस वक्त कोई इसे देखे तो जाने कि इसकी क्रूरता के पीछे कैसी दीनता छिपी है। प्रार्थना, तुम्हारी इस स्थिति से तुम्हारे मम्मी पापा खुश हैं? दीदी, खुशी उलझा हुआ मामला है। जो चीज़ आपको खुशी देती है हो सकता है मुझे ना दे, और मैं जिस बात से खुश होती हूँ हो सकता है आप खुश ना हो। खुशी तो क्या, दोनों के चेहरों की चमक तक गायब हो गई है दीदी। मैं जब से समझदार हुई मैंने तो उन्हें हमेशा परेशानी देखा है। वे अब भी परेशानी रहते हैं।
पता नहीं इन लोगों ने किस खुशी के लिए तलाक लिया, किस परेशानी से मुक्ति चाही, समझौता क्यों नहीं कर पाए। ज्योति देख रही थी दूसरों को परेशान करने वाली लड़की खुद कितनी परेशान लग रही थी। तो तुमने अब क्या सोचा है? सोचते हुए ही डर लग रहा है दीदी, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। आज रात तुम शांत मन से सोचना प्रार्थना, फिर माँ पापा दोनों में से जो ज़्यादा सही लगे उसके साथ रहने का फैसला कर लेना। आसान नहीं है, मेरे फैसले से किसी एक की जो हार होगी उसकी कल्पना करके भी मैं डरती हूँ। सच कहूँ तो हाँ, मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। मेरा कोई भाई या आपके जैसी कोई अच्छी दीदी होती ना, तो मैं उसके साथ रहने का फैसला करती, या फिर हम दोनों एक एक में बट जाते। न माँ हारती न पापा। पर शायद माँ को फुर्सत नहीं थी एक और बच्चे को जन्म देने और पालने की। कुछ पल की खामोशी। प्रार्थना भीतर के भावों से जूझ रही थी, जबकि ज्योति समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस तरह से समझाए। प्रार्थना, तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, मुझे मालूम ही नहीं था। आपने तो मुझे सिरफिरी समझा होगा। शांति तो मुझे यही कहती है ना, सिरफिरी, आवारा, रईस की औलाद, जो भी कहे। पर दीदी, मैं ऐसी नहीं थी, नहीं अब हूँ। बस शांति को सुखी देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है। बल्कि जब से आपसे मिली हूँ तब से मुझे कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि काश आप शांति की नहीं मेरी दीदी होती, मेरी देखरेख करती जैसे शांति की करती है। प्रार्थना, मैं तुम्हारी भी दीदी ही हूँ। जन्म से नहीं हूँ तो क्या हुआ, संबंध भावनात्मक रूप से भी तो बन सकते हैं यदि हम चाहें। तो दीदी, शांति को भेज दीजिए, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। ज्योति के सिर से भारी बोझ उतरा। पैसे मांगने आई थी वह, और ये मैं यही कहने आई थी कि इधर तुम परेशान हो, उधर शांति भी परेशान है। बीच सेशन में घर मिलना कितना कठिन है। मेरे साथ जो दो लड़कियां रहती हैं ना, वे मुंह बनाती हैं, उन्हें चौथी लड़की के आने से समस्या आती है। उधर मकान मालिक अलग से तगादा कर रहे हैं कि 3 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम 4-4 क्यों रहती हो। उतनी दूर से आने जाने में शांति की पढ़ाई भी बड़ी प्रभावित हो रही है। तुमने तो सारी समस्या सुलझा दी प्रार्थना। प्रार्थना अब शांत थी। दीदी, मुझे सुलझाना नहीं, उलझाना ही आता है। मैं ऐसी ही हूँ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब कोई उलझन आए तो सुलझाने में मेरी मदद करेंगी। अब तुमने दीदी कहा है तो ये सिरदर्द तो लेना ही पड़ेगा, ज्योति हंसते हुए कहने लगी। ज्योति की बात सुनकर प्रार्थना को भी हंसी आ गई। ज्योति ने जाना, यह लड़की हंसती भी है और हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी समाधान, जिसे लिखा है सुषमा मुनींद्र जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।